हेलो गाइज, आज के लेक्चर में हम कुछ और राइटर की बायोग्राफी और उनसे रिलेटेड कुछ वर्क्स देखेंगे। पिछले जो मैंने लेक्चर लिया था पेरी और मेंस के लिए इंडियन लिटरेचर के ऊपर, तो उसमें मैंने 3 राइटर को कवर करवाया था। आज फिर हम 3 या 4 राइटर को कवर करेंगे। ये सेकंड पार्ट रहेगा। कोशिश करूँगी कि हर रोज़ लेक्चर नहीं ले पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम तक इंडियन लिटरेचर तो मैं कवर करवा ही दूँगी आपका, क्योंकि जो मेन राइटर है, क्योंकि इंडियन में से भी काफ़ी सारा पार्ट आ रहा है हमारा, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है। शुरू करते हैं। मैंने साथ में हिंदी के साथ इंग्लिश में भी आपको मैटर दिया हुआ है। मैं इंग्लिश के साथ हिंदी में अगर दोनों ही पढ़ती हूँ तो फिर क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, आपके लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी हिंदी में पढ़ देती हूँ। क्योंकि इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर मेरे को उनकी ट्रांसलेशन भी करनी पड़ेगी, तो उससे मेरा डबल टाइम लगेगा, इसलिए मैं हिंदी में जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ आपके लिए। और इंग्लिश वाला मैं सिर्फ आपको आगे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको दिखा देती हूँ कि आप एक बार जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सलमान रुश्दी से स्टार्ट करेंगे, उनकी बायोग्राफी से। हुई सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी कौन है? सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय लेखक और निबंधकार हैं जो अपनी जादुई यथार्थता, जटिल कथाओं और विवादास्पद कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 19 जून 1947 को मुंबई, भारत में हुआ। व्हाट इज़ सलमान रुश्दी एजुकेशन बैकग्राउंड? सलमान रुश्दी की एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। रुश्दी ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की और बाद में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में अध्ययन किया। जहां उन्होंने इतिहास में डिग्री प्राप्त की, यानी कि हिस्ट्री में डिग्री प्राप्त की थी उन्होंने। वट वर द अर्ली इन्फ्लुएंस ऑफ रुश्दी राइटिंग? रुश्दी की लेखनी पर प्रारंभिक प्रभाव क्या थे? तो रुश्दी पर भारतीय संस्कृति, इतिहास और राजनीति का प्रभाव पड़ा, साथ ही पश्चिमी साहित्य और दर्शन का भी। स्वतंत्रता के बाद भारत में बड़े होने के उनके अनुभवों ने उनकी साहित्यिक आवाज़ को आकार दिया। वट वाज रुश्दीज फर्स्ट नॉवल? रुश्दी का पहला नावल कौन सा था? अब देखो, मैं साथ में ये इंग्लिश में दिखा रही हूँ और साथ में ये इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। मैंने उनकी बायोग्राफी को भी क्वेश्चन के अंदर ही डाला हुआ है, देखो। तो रुश्दी का पहला उपन्यास, देखो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में, और मैं आपको हिंदी में पढ़ देती हूँ। तो उनका पहला उपन्यास ग्रिम्स 1975 में प्रकाशित हुआ था। यह विज्ञान कथा कहानी है जो पहचान और अस्तित्व के विषयों की खोज करती है। विच नॉवल मेड रुश्दी इंटरनेशनली फेमस? कौन सा उपन्यास रुश्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध, यानी कि किस उपन्यास ने उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया? तो कौन सा था? देख सकते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन जो 1981 में प्रकाशित हुआ था, वे ने बुकर पुरस्कार जीता, अंतर्राष्ट्रीय अक्लेम प्राप्त किया। यह उपन्यास भारत के ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता में संक्रमण की कहानी को उनके नायक सलीम सिन्हा की जिंदगी के साथ जोड़ता है, जो भारत की स्वतंत्रता के ठीक समय पैदा होता है। क्योंकि इसमें बताई गई कि जो भारत की स्वतंत्रता के ठीक समय पैदा हुआ था, उनके अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ पाई गई हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। कुछ लोग इनका जो ये वर्क है इसको उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड भी देखते हैं। व्हाट थीम्स आर प्रीवैलेंट इन रुश्दीज वर्क? रुश्दी के बारे में कौन से विषय पर प्रचलित है? देखेंगे क्वेश्चन आप इंग्लिश में, और अब हिंदी में देखते हैं हम क्वेश्चन। रुश्दी के कार्य अक्सर पहचान, प्रवासन, सांस्कृतिक संघर्ष, व्यक्ति और समाजों पर इतिहास के प्रभाव के विषयों की खोज करते हैं। उनकी शैली जादुई यथार्थता को या राजनीतिक और ऐतिहासिक कथाओं के साथ मिलाती है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैटनिक वर्सेस? द सैटनिक वर्सेस का क्या महत्व है? अब देखेंगे इंग्लिश में आप क्वेश्चन। 1988 में प्रकाशित द सैटनिक वर्सेस ने इस्लाम के प्रति संभावित अपमान के कारण व्यापक विवाद और विरोध पैदा किया। इस पुस्तक के कारण ईरान के अयातुल्ला खुमैनी द्वारा रुश्दी के खिलाफ एक फतवा जारी किया गया। अब देखो, ये यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि किसने इनके खिलाफ फतवा जारी किया था, रुश्दी के, ठीक है, जिसके कारण उन्हें सालों तक छिप कर जीना पड़ा। वर्क्स ऑफ सलमान रुश्दी लिस्ट, सम रुश्दी के जो वर्क हैं उनकी लिस्ट है, देखेंगे अभी। पहला उनका शेम। अपार्ट फ्रॉम मिडनाइट चिल्ड्रन एंड द सैटनिक वर्सेस रुश्दीज नोटेबल वर्क जो है सेम 1983 में आया था, द मूर्स लास्ट साई 1995 में, द ग्राउंड वेन इन थरफिट 1999 में, और फुरी आया था उनका 2001 में, द इंचेंटेंस ऑफ फ्लोरेंस 2008 में,
जोसेफ फेंटन 2012 में ए मेमोयर अबाउट हिज लाइफ आफ्टर द फतवा। जोसेफ फेंटन किसके बाद आया था, उनका एक मेमोयर है, किसके ऊपर है, उनके खिलाफ जो फतवा जारी किया गया था, तो उन्होंने ये जोसेफ फेंटन अपना नाम रखा था। जब वो छिप कर रह रहे थे तो छिप कर रहने के लिए उन्होंने जिस नाम का यूज़ किया था और इसी के ऊपर इन्होंने बाद में एक वर्क लिखा जिसका नाम था जोसेफ फेंटन। गोल्डन हाउस 2017, क्विचोट आया 2019, मिडनाइट चिल्ड्रन और द सेटनिक वर्सेस के अलावा रुश्दी के, ये देखो ये हिंदी में दिए हुए हैं, मैंने इंग्लिश में पढ़ दिए थे आपके लिए। व्हाट इज़ द मिडनाइट चिल्ड्रन अबाउट, मिडनाइट चिल्ड्रन किस के बारे में है। अब मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ये देख सकते हैं आप। मिडनाइट चिल्ड्रन सलीम सिन्हा की कहानी बताता है, जो यह जानता है कि वह और अन्य बच्चे जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय पैदा हुए जादुई अक्षमताओं के मालिक है। यह उपन्यास एक युवा राष्ट्र के संघर्षों को दर्शाता है और व्यक्तिगत और राजनीतिक कथाओं को एक साथ जोड़ता है। व्हाट इज़ द प्रीमाइज ऑफ द सेटनिक वर्सेस, द सेटनिक वर्सेस की मुख्य कहानी क्या है, तो ये देख सकते हैं आप। यह उपन्यास इंग्लैंड में दो भारतीय प्रवासियों की कहानी है जो विश्वास, पहचान, आधुनिकता और परंपरा के बीच के संघर्ष की विषयों की खोज करता है। इसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन का विवादास्पद पुनर्कथन शामिल है, यानी कि इसके अंदर क्या है, पैगंबर मोहम्मद के जीवन का विवादास्पद पुनर्कथन शामिल है जिसने कई मुसलमानों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया था। सेटनिक वर्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, व्हाट मेजर अवार्ड्स हैज सलीम रुश्दी रिसीव्ड, सलमान रुश्दी ने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए। रुश्दी हैज़ रिसीव्ड नंबर्स अवार्ड इंक्लूडिंग बुकर प्राइज 1981 फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन, बुकर्स ऑफ बुकर 1993 एंड 2008 फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन। देखो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको बुकर मिला और बुकर ऑफ बुकर भी इनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए ही मिला। उसके बाद वाइट ब्रेड प्राइज 1987 फॉर द सेटनिक वर्सेस के लिए मिला इनको। एक ऐसा वर्क जिसकी वजह से उनको देश छोड़ना पड़ा और उसी की वजह से इनको वाइट ब्रेड प्राइज भी मिला। द गोल्डन बुकर प्राइज फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन एज द बेस्ट नॉवल ऑफ द लास्ट 50 ईयर, रुश्दी को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमें शामिल है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए गोल्डन बुकर पुरस्कार, पिछले 50 वर्षों का सबसे अच्छा उपन्यास। हाउ हैज़ रुश्दी कंट्रीब्यूटेड टू लिटरेचर बियॉन्ड फिक्शन, रुश्दी ने कल्पना के अलावा साहित्य में कैसे योगदान दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये उसके बाद सलमान रुश्दी का जन्म और कब कहाँ हुआ। सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को मुंबई भारत में हुआ था। सलमान रुश्दी का पूरा नाम क्या है, सलमान रुश्दी का फुल नेम है सर अहमद सलमान रुश्दी। रुश्दी का परिवार किस धर्म और समुदाय से संबंधित था, तो उनका परिवार कश्मीरी मुस्लिम समुदाय से था। हिज फैमिली बिलोंग टू द कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी। सलमान रुश्दी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉलन स्कूल में हुई। रुश्दी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, रुश्दी ने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से प्राप्त की। उन्होंने किस विषय में डिग्री प्राप्त की, तो उन्होंने इतिहास में डिग्री प्राप्त की। ही रिसीव्ड ए डिग्री इन हिस्ट्री। सलमान रुश्दी का पहला उपन्यास कौन सा था, तो उनका पहला उपन्यास था ग्रीमस। ग्रीमस उपन्यास किस शैली में लिखा गया था, यह एक विज्ञान कथा और फैंटेसी शैली में लिखा गया था। रुश्दी का कौन सा उपन्यास उन्हें प्रसिद्धि दिलाने में सहायक साबित हुआ, तो मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास ने उन्हें विश्व प्रसिद्धि दिलाई। मिडनाइट चिल्ड्रन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, इन विच ईयर वॉज मिडनाइट चिल्ड्रन पब्लिश्ड, तो मिडनाइट चिल्ड्रन वॉज पब्लिश्ड इन 1981। मिडनाइट चिल्ड्रन का मुख्य किरदार कौन है, तो द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल इज सलीम सैनी। मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास में भारत की स्वतंत्रता के समय किसके बारे में बताया गया है, तो भारत की स्वतंत्रता के समय जन्मे बच्चों की विशेष शक्तियों के बारे में बताया गया है। टॉक अबाउट चिल्ड्रन बोर्न एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, इसके लिए ही रिसीव्ड द बुकर प्राइज फॉर इट। मिडनाइट चिल्ड्रन को कितनी बार बुकर प्राइज पुरस्कार मिला, तो इस उपन्यास को 2 बार बुकर पुरस्कार मिला। दिस नॉवल वॉन द बुकर्स अवार्ड ट्वाइस। द सेटनिक वर्सेस का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो सेटनिक वर्सेस 1998 में पब्लिश हुआ।
द सेटनिंग वर्सेज उपन्यास के कारण किस देश ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया? तो ईरान ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया। ईरान इश्यूड ए फतवा अगेंस्ट हिम। ईरान के किस नेता ने सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया? तो कौन सा था? ईरान के आयतुल्ला खुमैनी ने फतवा जारी किया। फतवा जारी होने के बाद रुश्दी का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? तो उन्हें छिपकर अपने जीवन बिताना पड़ा। उनकी सुरक्षा में कई बदलाव किए गए। ही हैड टू लिव इन हाइडिंग एंड हिज सिक्योरिटी वाज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। छिपने के दौरान रुश्दी ने कौन सा नाम अपनाया? वट सूडोनिम डिड रुश्दी अडोप्ट डूरिंग हिज हाइडिंग? तो जोसेफ फैंटन का नाम अपनाया। जोसेफ फैंटन का अर्थ क्या है और यह नाम क्यों चुना गया? जोसेफ फैंटन नाम उनके पसंदीदा लेखकों जोसेफ कॉनराड और एंटन चेखव से प्रेरित है। क्यों सुना सकता है भाई? सेम उपन्यास किस देश की राजनीति परिस्थिति पर आधारित है? विच कंट्री पॉलिटिकल सिचुएशन इज डिपिक्टेड इन नॉवल सेम? यह पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। रुश्दी के उपन्यास द मूर्स लास्ट साय का मुख्य विषय क्या है? यह उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप के समाज, धर्म और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। द नॉवल डील्स विद द सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चरल रिलेशनशिप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के बारे में कौन सा उपन्यास है? एक बार फिर से देख लें, द मूर्स लास्ट साई। फ्यूरी उपन्यास में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? फ्यूरी में अमेरिका में प्रवासी जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का वर्णन है। फ्यूरी हाईलाइट्स द challenges and struggles of immigrants' life in America and the Enchantress of Florence। उपन्यास का कथानक किन दो स्थानों के बीच घटित होता है? तो यह उपन्यास फ्लोरेंस और मुगल भारत के बीच घटित होता है। द नॉवल टेक्स प्लेस बिटवीन फ्लोरेंस एंड मुगल इंडिया। द गोल्डन हाउस उपन्यास किस देश में सेट है? तो यह उपन्यास अमेरिका में सेट है। दिस नॉवल इज सेट इन अमेरिका। सलमान रुश्दी की आत्मकथा का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सलमान रुश्दी ऑटोबायोग्राफी? उनकी आत्मकथा का नाम है जोसेफ फैंटन द मेमोयर। हिज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड जोसेफ फैंटन ए मेमोयर। जोसेफ फैंटन किस शैली की किताब है? व्हाट जेनर डज जोसेफ फैंटन बिलोंग टू? यह एक आत्मकथात्मक शैली की पुस्तक है। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल मेमोयर। रुश्दी का कौन सा उपन्यास अर्जेंटीना के लेखक जॉर्ज लुइस बोर्हेस से प्रेरित है? तो उनका कौन सा वर्क है? द सेटनिंग वर्सेज उपन्यास जॉर्ज लुइस बोर्हेस के कार्यों से प्रेरित है। किस उपन्यास में रुश्दी ने अपने पिता के व्यक्तित्व से प्रेरणा ली है? इन विच नॉवल डिड रुश्दी ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम हिज फादर पर्सनैलिटी? तो कौन सा है? शालीमार द क्लाउन में उन्होंने अपने पिता से प्रेरणा ली है। शालीमार द क्लाउन उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? यह उपन्यास आतंकवाद और बदले की भावना के विषय पर केंद्रित है। द नॉवल फोकस्ड ऑन द थीम्स ऑफ टेररिज्म एंड रिवेंज। इस उपन्यास में रुश्दी ने भारत में आपातकाल की स्थिति का वर्णन किया है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन में भारत में आपातकाल की स्थिति का वर्णन है। किस उपन्यास में सलमान रुश्दी ने कल्पना और वास्तविकता को मिलाया है? द सेटनिंग वर्सेस में उन्होंने कल्पना और वास्तविकता को मिलाया है। सलमान रुश्दी ने किस उपन्यास में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को दर्शाया है? उन्होंने द मूर लास्ट साय में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को दर्शाया है। कौन से उपन्यास में रुश्दी ने मुस्लिम समाज की आलोचना की है? तो कौन से में की है? पता होगा। द सेटनिंग वर्सेस में उन्होंने मुस्लिम समाज की आलोचना की है। फतवे के बाद रुश्दी ने कितने वर्षों तक छुपकर जीवन बिताया? तो उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक छुपकर जीवन बिताया। ही लिव्ड इन हाइडिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 years। रुश्दी का कौन सा उपन्यास 2005 में प्रकाशित हुआ? तो उनका उपन्यास शालीमार द क्लाउन 2005 में प्रकाशित हुआ। रुश्दी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला? उन्हें फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान मिला। सलमान रुश्दी का कौन सा उपन्यास एक ग्राफिक नॉवल के रूप में भी प्रकाशित हुआ? तो ग्राफिक नॉवल कौन सा था उनका? हारून एंड सी ऑफ स्टोरीज ग्राफिक्स नॉवल के रूप में प्रकाशित हुआ। उनका कौन सा उपन्यास एक राजनीतिक उपन्यास माना जाता है?
तो कौन सा माना जाता है उनका राजनीतिक? सेम उपन्यास को एक राजनीतिक उपन्यास माना जाता है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर है। सलमान रुश्दी को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई? तो 2007 में नाइटहुड की उपाधि दी गई। उनके किस उपन्यास ने जादू यथार्थवाद की शैली की को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया? तो मिडनाइट चिल्ड्रन। उसके बाद है सलमान रुश्दी ने कितनी बार शादी की? तो उन्होंने 4 बार शादी की। ही हैज़ बीन मैरिड 4 टाइम्स। उनकी चौथी पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी चौथी पत्नी का नाम है पद्मा लक्ष्मी। रुश्दी का कौन सा उपन्यास बच्चों के लिए लिखा गया है? तो उनका बच्चों के लिए कौन सा उपन्यास लिखा गया है? हारून एंड सी ऑफ स्टोरीज बच्चों के लिए लिखा गया है। हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज वॉज रिटन फॉर चिल्ड्रन। उनके बेटे का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन? तो उनका हिज सन्स नेम इज जफर। रुश्दी का हाल ही में कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ है? तो किविचोटे उनका हाल ही में प्रकाशित उपन्यास है। किविचोटे उपन्यास किस उपन्यास पर आधारित है? तो यह मिगल दे सर्वांतेस के डॉन क्विक्सोट उपन्यास पर आधारित है। रुश्दी ने साहित्य में अपने योगदान के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अमेरिकी पुरस्कार जीता? उन्होंने नेशनल आर्ट्स अवार्ड से सम्मान प्राप्त किया। कौन से उपन्यास में सलमान रुश्दी ने भारतीय ब्रिटिश जीवन का चित्रण किया? द गोल्डन हाउस में उन्होंने भारतीय ब्रिटिश जीवन का चित्रण किया। सलमान रुश्दी ने अपने जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष किसके साथ किया? उनका सबसे बड़ा संघर्ष सैटनिक वर्सेस उपन्यास पर ईरान द्वारा जारी फतवे के कारण था। कमला दास के ऊपर देखते हैं उनकी बायोग्राफी, उनसे रिलेटेड वर्क्स हम रुश्दी का कर चुके हैं कंप्लीट। कमला दास 1934 और 2009 के बीच में उनका लाइफ स्पैन था भाई। एक भारतीय लेखिका, कवित्री, निबंधकार थी जो अपनी अंग्रेजी और मलयालम लेखन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने महाद्वी कुटी नाम से भी लिखा। उनके लेखन में साहसी और संवेदनशील विषयों पर विचार किया गया, जिसमें विशेष रूप से महिला संवेदना, यौनिकता, प्रेम और समाज की पितृसत्तात्मक अपेक्षाएं शामिल हैं। पूरा नाम कमला सुरैया, शादी से पहले कमला दास। जन्म 31 मार्च 1934 को त्रिचूर, केरल, भारत में। मृत्यु 31 मई 2009, पुणे, महाराष्ट्र, भारत में। परिवार, उनके पति माधव दास थे जो एक रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी थे। उनके 3 बेटे थे। कमला दास की औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं हुई, लेकिन साहित्य और लेखन में उनकी गहरी रुचि बचपन से ही रही है। उनके पिता पत्रकार थे। उनकी माँ बालमणि अम्मा एक प्रसिद्ध कवित्री थी। कमला दास का लेखन गहरे, भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित था। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्रेम, यौनिकता और पहचान जैसे मुद्दों पर अपने विचारों को खुलकर प्रकट किया। उनके लेखन में भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और अनुभवों की परतों को उकेरा गया। उनके वर्क हैं मेरी कहानी, माई स्टोरी। 1976 में प्रकाशित माई स्टोरी उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं, विवाह, प्रेम, समाज के रूढ़िवादी दृष्टिकोणों के बारे में लिखा है। इस पुस्तक ने साहित्यिक समाज में एक हलचल मचाई, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई निजी और संवेदनशील अनुभवों को बिना किसी संकोच के साझा किया। कौन सी पुस्तक? माई स्टोरी। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स। इस काव्य संग्रह में उन्होंने महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण और उनकी स्वतंत्रता के अधिकार की बात की। यह संग्रह महिलाओं के जीवन की कठिनाइयों और समाज की अपेक्षाओं के खिलाफ विद्रोह की भावना को प्रदर्शित करता है। समर इन कलकत्ता। उसके बाद है इनका वर्क समर इन कलकत्ता। यह उनकी एक महत्वपूर्ण काव्य पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव और भावनाओं को संवेदनशीलता के साथ व्यक्त किया। इस पुस्तक ने भारतीय कविता में नए आयाम जोड़े और उन्हें एक प्रमुख कवित्री के रूप में स्थापित किया। पदावली, द डिसेंडेंट्स, यह एक काव्य संग्रह है जिसमें उनकी कविता का मुख्य विषय मानव संबंध और यौनिकता है। इस संग्रह ने उनकी लेखन शैली और व्यक्तित्व को और भी व्यापक पहचान दिलाई। नैरनियन, द ओनली द सोल नोन हाउ टू सिंग।
उनके महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह जो नैरनियन द ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, ये भी उनका कविता संग्रह है। उनके महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है जो उनके समस्त काव्य जीवन का एक निचोड़ प्रस्तुत करता है। साहित्यिक शैली और विशेषताएं। कमला दास की शैली मुख्य रूप से आत्मकथात्मक, संवेदनशील और उन्होंने महिलाओं के आंतरिक संघर्ष और उनकी भावनाओं और सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ विद्रोह की अभिव्यक्ति को खुलकर लिखा है। उनके लेखन में भावुकता के साथ साथ विद्रोह और स्वीकृति की भावना भी है। उनके लेखन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके अधिकारों की बात करना था। प्रमुख विषय: महिला सशक्तिकरण। कमला दास का लेखन महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके अधिकार और उनकी पहचान के लिए संघर्ष को चित्रित करता है। प्रेम और यौनिकता। उन्होंने प्रेम और यौनिकता को बिना संकोच के अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया, जो उस समय के समाज के लिए सहज था। व्यक्तित्व अनुभव। उनके अधिकांश लेखन में उनके व्यक्तित्व अनुभवों का चित्रण मिलता है, जिससे उनके कार्यों में वास्तविकता की झलक मिलती है। कमला दास के कार्यों को साहित्यिक जगत में विशेष मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए। साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह पुरस्कार उन्हें उनकी मलयालम कृति पर प्रदान किया गया। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, एशियन पोएट्री प्राइज। कमला दास के लेखन का प्रभाव। कमला दास का लेखन भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जाता है। उनकी रचनाओं ने महिलाओं के अपने अधिकारों और भावनाओं के प्रति जागरूक किया और साहित्यिक समाज में नई बहस शुरू की। उनकी कृतियों ने साहित्य में यथार्थवाद और नारीवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया। कमला दास का पूरा नाम क्या था? कमला सुरैया। कमला दास का पूरा नाम पता चल गया, कमला सुरैया। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को त्रिचूर केरल में हुआ था। उसके बाद कमला दास की मातृभाषा कौन सी थी? मलयालम। कमला दास ने किस नाम से मलयालम में लिखा? तो माधवीकुट्टी। कमला दास की आत्मकथा का क्या नाम? माय स्टोरी। कमला दास की आत्मकथा माय स्टोरी। कमला दास की आत्मकथा 1976 में प्रकाशित हुई थी। उनकी किस कृति में महिला यौनिकता और समाज की रूढ़िवादी मानसिकताओं को चुनौती दी गई है? माय स्टोरी में। कमला दास का पहला कविता संग्रह समर इन कलकत्ता। कमला दास का प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें समाज के प्रति उनकी संवेदना झलकती है? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। उसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट। अरुंधति रॉय का तो नहीं, अभी तो रहता था भाई इनका। अरुंधति रॉय का तो एक मिनट। उनकी आत्मकथा माय स्टोरी किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी में लिखी गई है। कमला दास ने किस आयु में अपने लेखन के करियर की शुरुआत की थी? 15 वर्ष की उम्र में। कमला दास का एक प्रमुख उपन्यास कौन सा है? अल्फाबेट ऑफ लस्ट। कमला दास की रचनाएं किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करती हैं? विद्रोह और स्वीकृति। अच्छा, कमला दास की रचनाओं का प्रभाव किस साहित्यिक आंदोलन पर पड़ा? नारीवादी साहित्य, फेमिनिस्ट लिटरेचर पर। कमला दास की कविता में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है? मुक्त शैली यानी फ्री वर्स का। उनके लेखन का एक अन्य मुख्य विषय क्या था? प्रेम की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव। कमला दास की किस कृति में उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों को साझा किया? माय स्टोरी में। कमला दास की किस कविता संग्रह में आधुनिक जीवन की ऊब का चित्रण है? तो समर इन कलकत्ता में। समर इन कलकत्ता में कमला दास के साहित्य में किस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग मिलता है? तो क्लियर एंड बोल्ड लैंग्वेज। उनकी कविता का एक मुख्य संग्रह कौन सा है? द डिसेंडेंट्स। कमला दास की रचनाएं किस सामाजिक मुद्दे को उजागर करती हैं? तो महिलाओं का समाज में संघर्ष, वोमेन स्ट्रगल इन सोसाइटी। कमला दास को साहित्य में किस प्रकार की लेखिका माना जाता है?
तो उनको ऑटोबायोग्राफिकल राइटर माना जाता है। उनकी कविताओं का केंद्रीय विचार क्या है? महिलाओं की आंतरिक पीड़ा और संघर्ष, इंटरनल पेन एंड स्ट्रगल ऑफ वीमेन। कमला दास की रचनाएं किस वर्ग की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है? भारतीय महिलाओं के लिए, फॉर इंडियन वुमेन। कमला दास के कार्यों में किस प्रकार का साहित्यिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है? नारीवादी दृष्टिकोण, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। उनके लेखन में प्रेम का चित्रण किस रूप में है? स्वतंत्र और भावुक प्रेम, यानी फ्री एंड पैशनेट लव। कमला दास की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो मेरी कहानी। उनकी कविताओं में व्यक्तित्व की किस विशेषता का प्रतीकात्मक रूप से वर्णन किया गया है? स्वाभिमान और स्वतंत्रता। माई स्टोरी 1976 में, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और समाज के रूढ़िवादी मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने इसमें अपने अनुभव, अपने जीवन के संघर्ष और महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण का जिक्र किया। मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण, यौनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। माई स्टोरी भारतीय साहित्य में एक बोल्ड और विवादास्पद कृति मानी जाती है, जिसमें कमला दास ने महिला के जीवन की कठिनाई और समाज के दोहरे मापदंडों पर प्रकाश डाला। समर इन कलकत्ता 1965 में प्रकाशित हुआ था। यह उनका उपन्यास कविता संग्रह है। इसमें उन्होंने आधुनिक जीवन की ऊब और आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। इसमें उनकी कविता के प्रति आत्मीयता और यौनिकता का साहसिक चित्रण मिलता है। मुख्य विषय प्रेम, यौनिकता, अकेलापन। इस संग्रह ने उन्हें एक नई काव्य शैली की लेखिका के रूप में पहचान दिलाई। उनकी कविताओं में समाज के प्रति उनके विद्रोही दृष्टिकोण को प्रकट किया। दैट सेंटेंस 1967 में। यह भी एक कविता संग्रह है जो मानव संबंधों और समाज के दबाव के बीच उनके संघर्ष को उजागर करता है। इसमें उनके जीवन के अनुभवों का वर्णन है जो समाज में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हैं। मुख्य विषय मानव संबंध, समाज के प्रति विद्रोह। इस संग्रह में उनका नारीवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर एक चर्चा उत्पन्न हुई है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स 1973 में। इस संग्रह में कमला दास ने महिलाओं के प्रति समाज की रूढ़िवादी मानसिकता और पुरुषवादी सोच का विरोध किया है। इसमें महिलाओं की स्वतंत्रता, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने पर जोर दिया गया। मुख्य विषय महिला स्वतंत्रता, पुरुषवादी मानसिकता का विरोध। इस कृति को भारतीय नारीवादी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसमें महिलाओं के जीवन में स्वाभिमान और स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, ये 1996 में आया था। यह उनके कविताओं का संग्रह है, जिसमें उन्होंने प्रेम, यौनिकता के विषय पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इस संग्रह में उनकी कविताओं का एक व्यापक चयन है जो उनकी साहित्यिक यात्रा को दर्शाता है। मुख्य विषय प्रेम और आत्म स्वीकृति। यह संग्रह उनके संपूर्ण साहित्य योगदान का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी कविताओं की गहराई को और संवेदनशीलता को दर्शाता है। उनका नेक्स्ट वर्क है अल्फाबेट ऑफ लस्ट। यह उनका एक उपन्यास है जो एक महिला के जीवन के संघर्षों, प्रेम और यौनिकता के माध्यम से समाज की रूढ़िवादी धारणाओं पर सवाल उठाता है। मुख्य विषय प्रेम, संघर्ष और समाज की रूढ़िवादिता महत्व। इस उपन्यास ने साहित्य जगत में हलचल मचाई क्योंकि इसने भारतीय समाज में महिला यौनिकता के इस मुद्दों को, यानी कि जो लेडीज सेक्सुअल के मुद्दों को खुले रूप से प्रस्तुत किया था। पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992 में आया इनका। यह एक कहानी संग्रह है जिसमें विभिन्न पात्रों के माध्यम से समाज की धारणाओं, रूढ़िवाद और मानवीय कमजोरियों को चित्रित किया गया है। मुख्य विषय समाज की धारणाएं, संघर्ष और आत्म साक्षात्कार। इस संग्रह की कहानियां समाज के विभिन्न तबकों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और उनके गहन मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। कॉलम्स एंड लेख। कमला दास ने कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए कॉलम और लेख भी लिखे, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अधिकार, सामाजिक मुद्दे और व्यक्तिगत अनुभवों पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य विषय समाजिक मुद्दे, महिला अधिकार, व्यक्तिगत अनुभव। उनके कॉलम्स ने भारतीय समाज में महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई और उन्हें एक मजबूत महिला आवाज़ के रूप में स्थापित किया। पारंपरिक विषयों पर दृष्टिकोण। कमला दास का साहित्यिक दृष्टिकोण पारंपरिक भारतीय विषयों पर आधारित होते हुए भी एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपने कार्यों में भारत की प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय किया। यह दृष्टिकोण भारतीय इतिहास में, साहित्य में नया बदलाव लाने में सहायक रहा। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन कमला दास वाले जो मैंने दिए थे, अब देखो ये जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया सारा हिंदी में, वो सब मैंने इंग्लिश में भी दिए हैं आपको, ठीक है। ये 10 ऐसे टाइप क्वेश्चन है जिनके साथ में हिंदी भी दी हुई है और सेकंड इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। एक बार आप इनको देख लेंगे और अच्छे से पढ़ भी लेंगे।
थर्ड क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ कमला दास बुक माई स्टोरी, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट हर पर्सनल स्ट्रगल एंड सोशल इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज कमला दास पोर्ट्रे द एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस ऑफ इंडियन women in her writings, provide examples from her work. What is the impact of Kamala Das works on Indian feminist literature? Discuss the portrayal of loneliness and isolation in Kamala Das poetry. Analyze the theme of self-identity in Kamala Das work. How does Kamala Das use language and imagery to convey emotional intensity in her poems? इसमें हम समर एंड कलकत्ता का वर्णन कर सकते हैं, डिसेंडेंट्स का वर्णन कर सकते हैं इस बार क्वेश्चन में। एक्सप्लेन हाउ कमला दास चैलेंजेस द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन हर पोइट्री। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कमला दास नैरेटिव स्टाइल। अनीता देसाई के बारे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं। ये इंग्लिश में है, एक बार मैं धीरे से दिखा देती हूँ आपको, फिर मैं हिंदी में जल्दी जल्दी से पढ़ देती हूँ उनके बारे में। फ़िलहाल ये इंग्लिश में है, जिनको हिंदी में नहीं चाहिए है वो इंग्लिश में एक बार देख सकता है, ठीक है। इनके वर्क हैं इन कस्टडी, मैं इनके वर्क के बारे में बता देती हूँ यहाँ से। क्राई द पीकॉक, क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी, अबम गार्टनर, फास्टिंग फिस्टिंग, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला, पद्मश्री इनको मिला, बुक प्राइज शॉर्ट लिस्ट किया गया, बेंसन मेंडल। अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे इनके बारे में अच्छे से। अनीता देसाई एक प्रमुख भारतीय उपन्यासकार है जो भारतीय जीवन, पहचान, पारिवारिक संबंधों, मनोवैज्ञानिक अनुभवों के जटिल पहलुओं पर लेखन के लिए जानी जाती है। उनका जन्म 24 जून 1937 को मसूरी, भारत में हुआ था। उनकी माँ जर्मन थी और पिता बंगाली थे, जिससे उन्हें एक अद्वितीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण मिला जिसने उनके लेखन को प्रभावित किया। 24 जून 1937 मसूरी, भारत। माता पिता उनकी माँ जर्मन और पिता बंगाली थे। शिक्षा उन्होंने क्वींस मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल और मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया। अनीता देसाई अपनी गहन मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, जटिल भावनात्मक विषयों और गीतात्मक प्रगति के लिए जानी जाती हैं। द क्राई द पीकॉक उनका पहला उपन्यास है जिसमें एक युवती के मानसिक संघर्ष को दर्शाया गया है। क्लियर लाइट ऑफ डे पुरानी दिल्ली पर आधारित यह उपन्यास पारिवारिक संबंधों और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। इन कस्टडी 1984, इस उपन्यास में देवन नामक कॉलेज लेक्चरर की कहानी है जो एक प्रसिद्ध उर्दू कवि का साक्षात्कार लेने के लिए कोशिश करता है। यह सांस्कृतिक धरोहर के पतन पर विचार करता है और इसे बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद है बॉमगार्टनर बॉम्बे। यह एक जर्मन यहूदी शरणार्थी की कहानी है जो भारत में आकर बसता है, जिसमें अकेलेपन और संघर्ष की थीम दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद है फास्टिंग फिस्टिंग। यह उपन्यास भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों का विरोधाभास प्रस्तुत करता है और भाई बहन के जीवन पर केंद्रित है। इसे भी बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। पुरस्कार और सम्मान, साहित्य अकेडमी पुरस्कार फायर ऑन द माउंटेन के लिए 1978 में, पद्मश्री में साहित्य में योगदान के लिए भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। बुकर पुरस्कार के लिए नामांकन, क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी ये आया 1980 में, इन कस्टडी 1984 में, फास्टिंग फिस्टिंग 1999 में, बेसन मेडल 2003 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा सम्मानित किया गया। पिछले वर्षों के कुछ क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। अनीता देसाई के उपन्यासों में अकेलेपन की थीम पर चर्चा करें, विशेष रूप से क्राई द पीकॉक एंड बॉमगार्टनर्स बॉम्बे में के संदर्भ में, ठीक है। क्लियर लाइट ऑफ डे में पारिवारिक संबंधों के चित्रण का विश्लेषण करें। देसाई कैसे इसके माध्यम से बड़े ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को दर्शाती हैं।
फास्टिंग फिस्टिंग में प्रस्तुत सांस्कृतिक विरोधाभासों की समीक्षा करें। अनीता देसाई भारतीय और अमेरिकी जीवन शैली को कैसे चित्रित करती है। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो उनके बारे में आए हुए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके अब आंसर दिए हुए हैं। देखो अब उसके बाद भाई नहीं, ये एक मिनट, यहाँ से जो क्वेश्चन दिए हुए थे ना इनके आंसर नहीं है फिलहाल। जो वन लाइनर क्वेश्चन है एक बार वो देख लेते हैं इनके बारे में। ये सिर्फ क्वेश्चन थे मैंने जो आपको दिखाए थे PYQ। ये जो क्वेश्चन आए हुए थे ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आए हुए थे 3, ठीक है। इनके आपका आंसर कहोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। अगर आगे देखती हूँ अगर हैं या नहीं है तो करवाए होंगे तो मैं आगे डाल दूँगी, ठीक है। अभी वन लाइन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इनके बारे में, कुछ प्रीवियस ईयर में जो आए हुए थे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द अनीता देसाई क्राई द पिकॉक। तो द थीम इन साइकोलॉजिकल ट्रॉमल एंड लोनलीनेस। अनीता देसाई के क्राई द पिकॉक का मुख्य विषय क्या है। इसका मुख्य विषय मानसिक संघर्ष और अकेलापन है। विच नॉवल ऑफ अनीता देसाई इज बेस्ड ऑन कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स डीके। इन कस्टडी डील्स विद कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स डीके। इन कस्टडी सांस्कृतिक धरोहर उनके पतन को दर्शाता है। इन विच Anita Desai novel was shortlisted for the Booker Prize for its depiction of family relationship. Clear Light of Day was shortlisted for the Booker Prize, ठीक है। Clear Light of Day बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ। What cultural contrast is explored in Fasting Feasting? फास्टिंग फेस्टिंग में कौन सा सांस्कृतिक विरोधाभास दिखाया गया है। द कंट्रास्ट बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन कल्चर। For which novel did Anita Desai receive the Sahitya Academy Award? She received it for the Fire on the Mountain. Fire on the Mountain के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। Which novel by Anita Desai focus on the life of a German Jewish refugee in India? Baumgartner's Bombay focus on a German Jewish refugee's life. अनीता देसाई का कौन सा उपन्यास भारत में एक जर्मन यहूदी शरणार्थी के जीवन पर आधारित है। तो बमगार्टनर्स बॉम्बे जर्मन यहूदी शरणार्थी के जीवन पर। Which award did Anita Desai receive for her contributions to literature in India? She was honored with Padma Shri. भारत में साहित्य में योगदान के लिए अनीता देसाई को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। What central theme does Anita Desai often explore in her novel? She often explore the theme of isolation and identity. अनीता देसाई अपने उपन्यासों में अक्सर किस मुख्य विषय का अन्वेषण करती है। वह अक्सर अकेलेपन और पहचान के विषय का अन्वेषण करती है। वेयर वाज अनीता देसाई बोर्न। अनीता देसाई का जन्म कहाँ पर हुआ। मसूरी इन इंडिया। अनीता देसाई का जन्म मसूरी भारत में हुआ था। विच अनीता देसाई नॉवल एक्सप्लोर द चैलेंजेस ऑफ वुमेन विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो क्राई द पिकॉक में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है महिलाओं को। विच नॉवल बाय अनीता देसाई रिफ्लेक्ट द स्टोरी ऑफ मिडल एज्ड वुमेन आइसोलेशन। तो फायर ऑन दी माउंटेन में दिखाया गया है वुमेन आइसोलेशन। देसाई का कौन सा उपन्यास अधेड़ उम्र की महिला के अकेलेपन की कहानी दर्शाता है। तो फायर ऑन द माउंटेन वृद्ध महिला के अकेलेपन को दर्शाता है। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन कस्टडी। तो इन कस्टडी का मुख्य पात्र किस पैसे एक कॉलेज लेक्चरर है वही इन कस्टडी में जो पात्र है। विच नॉवल बाय अनीता देसाई इज सेट इन ओल्ड दिल्ली। और क्लियर लाइट ऑफ डे इज सेट इन ओल्ड दिल्ली। उसके बाद है व्हाट इज रेकरिंग थीम इन देसाई नॉवल। आइसोलेशन एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। अकेलापन और आंतरिक संघर्ष। विच नॉवल एक्सप्लोर द इंडियन एंड अमेरिकन कल्चर डिवाइड थ्रू सिबलिंग्स। तो फास्टिंग फेस्टिंग। कौन सा उपन्यास भाई बहन के संबंधों से भारतीय और अमेरिकी संस्कृति के विभाजन को दर्शाता है। फास्टिंग फेस्टिंग। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन क्लियर लाइट ऑफ डे। बिम एन अनमैरिड वुमेन। क्लियर लाइट ऑफ डे की मुख्य पात्र कौन है। बिम एक अविवाहित महिला। फॉर विच वर्क डिड देसाई रिसीव द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर बेंसन मेडल। तो देसाई को किस कार्य के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का बेंसन मेडल मिला। उन्हें साहित्य में जीवन भर के योगदान के लिए मिला बेंसन मेडल। विच कैरेक्टर इन कस्टडी रिप्रेजेंट्स कल्चरल डीके। द उर्दू पोइट नूर। इन कस्टडी में कौन सा पात्र सांस्कृतिक पतन का प्रतीक है। उर्दू कवि नूर। इन विच लैंग्वेज डज अनीता देसाई प्राइमरी राइट। तो इंग्लिश में लिखती थी पहले। अनीता देसाई मुख्य रूप से किस भाषा में लिखती थी। तो अंग्रेजी में ही लिखती थी वो।
What year was Baumgarten's Bombay published? It was published in 1988. Baumgarten's Bombay 1988 में लिखा गया. Which award did Desai's Fire on the Mountain win? साहित्य अकेडमी अवार्ड. देसाई की फायर ऑन द माउंटेन को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार. What is the central focus of the Fire on the Mountain? The solitude and emotional journey of an elderly woman. फायर ऑन द माउंटेन का मुख्य फोकस क्या है? एक वृद्ध महिला का एकांत और भावनात्मक सफर. हाउ मैनी टाइम्स हैज़ देसाई बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज? 3 बार उनको शॉर्टलिस्टेड किया गया बुकर प्राइज के लिए. What genre does अनीता देसाई primarily write in? Fiction, often psychological and social novels. अनीता देसाई मुख्य रूप से किस प्रकार का लेखन करती है? कथा साहित्य, जो अक्सर मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक उपन्यास होते हैं. Where did अनीता देसाई complete her college education? मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की. Which novel by अनीता देसाई was adapted into a film by Merchant Ivory Production? तो इन कस्टडी. अनीता देसाई के किस उपन्यास पर मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन ने फिल्म बनाई? तो इन कस्टडी के ऊपर. इन विच नॉवल डज देसाई पोर्ट्रे द लाइफ ड्यूरिंग इंडियाज पार्टीशन? क्लियर लाइट ऑफ डे पोर्ट्रे दिस पीरियड. देसाई किस उपन्यास में भारत के विभाजन के समय का चित्रण करती है? क्लियर लाइट ऑफ डे में. वट डिड देसाई एक्सप्लोर इन द विलेज बाई द सी? द स्ट्रगल ऑफ ए पुअर इंडियन फैमिली. तो द विलेज बाई द सी में देसाई ने क्या दर्शाया? एक गरीब भारतीय परिवार का संघर्ष. हु इज़ द प्रोटेगनिस्ट इन फास्टिंग फिस्टिंग? उमा एन इंडियन वुमेन. फास्टिंग फिस्टिंग की मुख्य पात्र कौन है? उमा एक भारतीय महिला. विच नॉवल इज इंस्पायर्ड बाई देसाई जर्मन हेरिटेज? बाumgartner's बॉम्बे इज इंस्पायर्ड बाई हर जर्मन हेरिटेज. देसाई के जर्मन विरासत से प्रेरित कौन सा उपन्यास है? बाumgartner's बॉम्बे. विच काइंड ऑफ चाइल्डहुड डिड अनीता देसाई हैव? ए मल्टी कल्चरल चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडियन एंड जर्मन कल्चर. अनीता देसाई का बचपन कैसा रहा? एक भू सांस्कृतिक बचपन जिसमें भारतीय और जर्मन संस्कृतियों का प्रभाव था. विच अवार्ड डिड देसाई रिसीव फॉर हर चिल्ड्रन बुक द विलेज बाई द सी? गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज. देसाई को बच्चों की पुस्तक द विलेज बाई द सी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? गार्डियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज. वट ईयर वॉज क्लियर लाइट ऑफ डे पब्लिश्ड? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1980. क्लियर लाइट ऑफ डे किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1980 में. विच ऑथर इन्फ्लुएंस्ड अनीता देसाई राइटिंग स्टाइल? वर्जीनिया वुल्फ एंड D.S. लॉरेंस दोनों ही प्रभावित हुए थे उनके लेखन से. इन विच नॉवल डज अनीता देसाई एक्सप्लोर पोस्ट कॉलोनियल इंडिया? क्लियर लाइट ऑफ डे. अनीता देसाई ने किस उपन्यास में उत्तर औपनिवेशिक भारत का चित्रण किया? क्लियर लाइट ऑफ डे में. ये आ सकता है आज़ादी से रिलेटेड उनका कौन सा वर्क है? क्लियर लाइट ऑफ डे. वेयर डिड अनीता देसाई स्टार्ट हर राइटिंग कैरियर? अनीता देसाई ने अपना लेखन राइटिंग कैरियर कहा था भाई. व्हेन वाज अनीता देसाई बोर्न? तो ये 24 जून 1937 में उनका जन्म हुआ. यानी कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने अपना कैरियर? तो इन इंडिया से. उनकी नेशनलिटी क्या है अनीता देसाई की? इंडियन अमेरिकन. विच लैंग्वेज डिड देसाई ग्रो अप स्पीकिंग? हिंदी, जर्मन एंड इंग्लिश. वट वाज अनीता देसाई फर्स्ट नॉवल? क्राई द पीकॉक उनका फर्स्ट नॉवल है. वेयर विच ऑफ द अनीता देसाईज नॉवल वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1980? क्लियर लाइट ऑफ डे. विच नॉवल देसाई फोकस ऑन द ब्रेक डाउन ऑफ ए फैमिली? तो क्लियर लाइट ऑफ डे परिवार के टूटने पर केंद्रित है. विच नॉवल वोन अनीता देसाई साहित्य अकेडमी अवार्ड? फायर ऑन द माउंटेन उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला. वेयर डिड देसाई रिसीव हर एजुकेशन? मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उनको एजुकेशन कंप्लीट हुई. पोइट स्ट्रगल टू सर्वाइव इन कस्टडी, यानी पोइट किस उपन्यास में एक कवि के संघर्ष को दर्शाता है इन कस्टडी में? विच बुक बाय देसाई वाज अडेप्टेड इनटू ए फिल्म बाय मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन? तो इन कस्टडी ने उनकी जो किस पुस्तक पर मर्चेंट आइवरी ने प्रोडक्शन में इन्हें फिल्म बनाई? तो इन कस्टडी. हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन क्राई द पीकॉक? माया. क्राई द पीकॉक की मुख्य पात्र कौन है? माया. विच नॉवल डील्स विद द जनरेशन गैप विद इन ए फैमिली? क्लियर लाइट ऑफ डे. किस उपन्यास में परिवार में पीढ़ीगत अंतर को दर्शाया गया? क्लियर लाइट ऑफ डे में. व्हाट थीम इज सेंट्रल इन फास्टिंग फिस्टिंग? फैमिली डायनेमिक्स एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स. फास्टिंग फिस्टिंग में मुख्य विषय क्या है? पारिवारिक संबंध और सांस्कृतिक संघर्ष. फॉर whom which novel was देसाई शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1999? फास्टिंग फिस्टिंग. देसाई का कौन सा उपन्यास 1999 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ? फास्टिंग फिस्टिंग.
Which award did Fire on the Mountain win in 1978? Winfried Hortby मेमोरियल प्राइज। फायर ऑन द माउंटेन को 1978 में विनफ्रेड हार्टवी मेमोरियल प्राइज। What is the primary settings of the village by the sea? The small fishing village in India. The village by the sea का मुख्य सेटिंग क्या है? भारत का एक छोटा मछली पकड़ने वाला गाँव। Which children novel by देसाई won the गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शनल अवार्ड? द विलेज बाय द सी। देसाई का कौन सा बच्चों का उपन्यास गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड जीता? द विलेज बाय द सी। वेयर डिड देसाई कंट्री रिजाइड? यूनाइटेड स्टेट्स। वर्तमान में देसाई कहाँ निवास करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विच लैंग्वेज डज देसाई ऑफन राइट इन? इंग्लिश। तो देसाई अक्सर किस भाषा में लिखती है? अंग्रेजी में। वट जेनर इज कलियर लाइट ऑफ डे कंसिडर्ड? साइकोलॉजिकल नॉवल। कलियर लाइट ऑफ डे किस शैली का उपन्यास माना जाता है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास। हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन कस्टडी? देवन शर्मा। इन कस्टडी में केंद्रीय पात्र कौन है? देवन शर्मा। इन विच ईयर डिड देसाई पब्लिश्ड क्राई द पीकॉक? 1963। देसाई ने क्राई द पीकॉक कब प्रकाशित किया? 1963 में। वट अवार्ड डिड देसाई विन इन 1978 फ्रॉम साहित्य अकेडमी फॉर फायर ऑन द माउंटेन? 1978 में साहित्य अकेडमी से देसाई को कौन सा पुरस्कार मिला? फायर ऑन द माउंटेन के लिए। विच ऑफ द देसाई नॉवल एक्सप्लोर थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियल ड्रीड? तो क्राई द पीकॉक। देसाई के किस उपन्यास में अस्तित्ववादी भय की थीम है? क्राई द पीकॉक में, जो उनका फर्स्ट नॉवल है। व्हाट इज द देसाई रिलेशनशिप टू किरण देसाई? किरण देसाई इज हर डॉटर। अनीता देसाई का किरण देसाई से क्या संबंध है? उनकी बेटी है वो। इन विच नॉवल डज देसाई पोर्ट्रे फीमेल रेप्रेशंस? क्लियर लाइट ऑफ डे। देसाई किस उपन्यास में महिला दमन को दर्शाती है? क्लियर लाइट ऑफ डे में। वेयर डिड देसाई बिगिन हर राइटिंग कैरियर? तो उन्होंने इंडिया से ही शुरू किया अपना कैरियर। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द जिग जैग वे? आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। जिग जैग वे का मुख्य विषय क्या है? पहचान और संबंध। विच अनीता देसाई नॉवल वॉज सेट इन मैक्सिको? तो जिग जैग वे अनीता देसाई का कौन सा उपन्यास मैक्सिको में सेट है? जिग जैग वे। उसके बाद है विच अवार्ड अनीता देसाई रिसीव इन 2007 फॉर पद्म भूषण? तो फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। अनीता देसाई को 2007 में पद्म भूषण से कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य में उनके योगदान के लिए। तो उसके बाद आ जाते हैं अरुंधति रॉय, उनका जीवन और उनकी रचनाएं। जल्दी जल्दी से इनको और देख लेते हैं। हमारे 4 पॉइंट हो जाएंगे, 3 पहले हो गए, 7 हो गए हैं। तो और कोई इंपॉर्टेंट जल्दी से जल्दी कवर करेंगे वे इनको। अरुंधति रॉय का जन्म 24 नवंबर 1961 को शिलोंग, मेघालय, भारत में हुआ था। उनकी मां मैरी रॉय एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनके पिता राजीव रॉय बंगाल के एक चाय बागान प्रबंधक थे। माता पिता के अलग होने के बाद अरुंधति का पालन पोषण केरल में हुआ, जहां उनकी शिक्षा लॉरेंस स्कूल तमिलनाडु में हुई। बाद में उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में अध्ययन किया। केरल में बिताए अपने बचपन और अपनी माँ से मिले सामाजिक कार्यों के अनुभवों ने उनकी सोच और लेखन शैली पर गहरा प्रभाव डाला। राय ने अपनी करियर की शुरुआत वास्तुकला और पटकथा लेखन से की। इसके बाद उन्होंने साहित्य में कदम रखा। उनकी पहली पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और इसी वर्ष बुकर पुरस्कार भी दिलाया। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण निबंध और गैर कथा साहित्य प्रकाशित किए, जो मानवाधिकार, पर्यावरण, न्याय और राजनीतिक आलोचना जैसे मुद्दों पर केंद्रित थे। उनकी प्रमुख वर्क देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह उपन्यास एक अर्ध आत्म कथात्मक करती है जो केरल के एक एशियाई परिवार में जाति निषिद्ध प्रेम के मुद्दों को दर्शाता है। यह कहानी जुड़वा भाई बहन एस्था और राहेल के जीवन के माध्यम से 1960 के दशक केरल के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की झलक दिखलाती है। उपन्यास में भारतीय जाति भेदभाव, पारिवारिक संबंधों, औपनिवेशिक विरासत जैसे जटिल मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसमें लव लाज के रूप में जाना जाता है, जो दर्शाता है कि समाज किसे कितना प्यार करने की अनुमति देता है। 1997 में बुकर्स पुरस्कार जीता और राय को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण आवाज़ के रूप में स्थापित किया। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 में आया। इस उपन्यास को लिखने में राय को लगभग 2 दशक का समय लगा। इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय, कश्मीरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं और समाज द्वारा हाशिए पर रखे गए लोगों के जीवन को दर्शाया गया है। यह धार्मिक सहिष्णुता, कश्मीर के राजनीतिक संघर्ष, लिंग पहचान जैसे विषयों पर आधारित है। इस उपन्यास में रॉय ने अनदेखी समुदायों की कहानियां सामने रखी।
इसे मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन इनके विषयों की जटिलताओं की सराहना की गई है। 2017 में मैन बुकर्स पुरस्कार के लिए लंबी सूची में शामिल किया गया। गैर कथा साहित्य और निबंध। द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस 2002। यह निबंध अलजेब्रा वाला जो है, ये निबंध संग्रह वैश्वीकरण, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करता है। रॉय ने इसमें 9/11 के बाद अमेरिकी नीतियों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस निबंध संग्रह में रॉय ने युद्ध और हिंसा के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की है, जो वैश्विक न्याय के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। पावर पॉलिटिक्स। इसमें रॉय ने कॉरपोरेट वैश्वीकरण पर चर्चा की है, विशेष रूप से भारत में बड़े बांध परियोजनाओं जैसे नर्मदा घाटी परियोजना और विकास नीतियों के सामाजिक प्रभाव पर। इसमें हाशिए पर मौजूद समुदायों के साथ अन्याय और विकास के प्रति एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। वॉर टॉक। यह निबंध संग्रह भारत की परमाणु नीतियों और भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव पर केंद्रित है। राय ने इसमें दक्षिण एशिया में सैन्यीकरण और राष्ट्रवाद पर सवाल उठाए। निबंध में राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और युद्ध की कीमत जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी लिसनिंग टू ग्रास हापर्स। यह जो संग्रह भारतीय लोकतंत्र का विश्लेषण करता है। इसमें हिंदू राष्ट्रवाद, सांप्रदायिक हिंसा, आर्थिक असमानता की आलोचना शामिल है। राय लोकतंत्र के दुरुपयोग और अल्पसंख्यक तथा जनजातीय समुदाय की समस्याओं पर प्रकाश डालती है। कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी। सारांश। इस निबंध में रॉय ने भारत में पूंजीवाद के प्रभाव का विश्लेषण किया है। इसमें अमीर और गरीब के बीच की खाई को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार बड़ी कंपनियां मीडिया और सरकार को अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें कॉरपोरेट नियंत्रण, राजनीतिक भ्रष्टाचार और समानता पर चर्चा की गई है। आज़ादी, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन। सारांश। इस निबंध संग्रह में अनुच्छेद 370, हिंदू राष्ट्रवाद, नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दों को कवर किया गया है। रॉय स्वतंत्रता, फांसीवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें लोकतंत्र में असहमति के महत्व को रेखांकित किया गया है। पुरस्कार और मान्यताएं। बुकर पुरस्कार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। लेनिन फाउंडेशन का कल्चरल फ्रीडम अवार्ड, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति उनके योगदान के लिए। सिडनी पीस प्राइज, शांति, न्याय और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। नॉर्मन मेलर पुरस्कार, साहित्य में उनके योगदान के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति उनके योगदान के लिए। अरुंधति रॉय की लेखन शैली में काव्यात्मक गद्य, जटिल कथा संरचना, सामाजिक टिप्पणी की विशेषताएं सम्मिलित हैं। वह अपने कार्यों में राजनीतिक अन्याय, पर्यावरणीय मुद्दे, मानवीय अधिकारों पर प्रकाश डालती है। विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में एक उपन्यासकार और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राय ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य और वैश्विक विचारधारा में एक विशेष स्थान बनाया है। ये अब इंग्लिश में, जो मैंने भी अभी आपको हिंदी में पढ़ाया सारा, वो इंग्लिश में है। अब एक बार आप इसको सारा पढ़ लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वेयर वाज अरुंधति रॉय बोर्न, तो कहाँ जन्म हुआ? शिलोंग, मेघालय, इंडिया में। व्हाट इज़ द क्या था बर्थ डेट अरुंधति रॉय की? तो उनका जन्म है 24 नवंबर 1961।
हु इज़ अरुंधति रॉय मदर नोन फॉर हर एक्टिविटीज़। अरुंधति रॉय की माँ कौन थी जो अपने सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है? मैरी रॉय। विच स्टेट इन इंडिया वॉज सिग्निफिकेंट टू अरुंधति रॉय अपब्रिंगिंग। तो अरुंधति रॉय के पालन पोषण में भारत का कौन सा राज्य महत्वपूर्ण है? तो केरला। फ्रॉम विच कॉलेज डिड अरुंधति रॉय स्टडी आर्किटेक्चर? तो दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से उन्होंने स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की वास्तुकला की पढ़ाई की। इन विच ईयर डिड अरुंधति रॉय विन द बुकर प्राइज। अरुंधति रॉय ने किस वर्ष बुकर प्राइज जीता? 1997 में। फॉर विच नॉवल डिड अरुंधति रॉय रिसीव द बुकर प्राइज। अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। व्हाट वाज अरुंधति रॉयज डेब्यूट नॉवल। अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास कौन सा था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हु इज़ द फादर ऑफ अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के पिता का नाम है राजीव रॉय। विच थीम्स आर प्रोमिनेंट इन अरुंधति रॉय वर्क। अरुंधति रॉय के कार्यों में कौन से विषय प्रमुख हैं? सोशल जस्टिस, पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी। तो व्हाट प्रोफेशन डिड अरुंधति आइडेंटिटी इसलिए परस्यू। अरुंधति ने सबसे पहले किस पेशे को अपनाया? वास्तुकला। इन विच सिटी डिड अरुंधति रॉय परस्यू हर आर्किटेक्चर स्टडी। तो अरुंधति रॉय ने वास्तुकला की पढ़ाई किस शहर में की? दिल्ली में। विच अवार्ड डिड अरुंधति रॉय विन फॉर हर सोशल एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इन 2004। 2004 में अरुंधति रॉय को उनके सामाजिक और साहित्यिक योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो सिडनी पीस प्राइज। व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की राष्ट्रीयता क्या है? इंडियन। वेयर डिड अरुंधति रॉय स्पेंड मोस्ट ऑफ हर चाइल्डहुड। अरुंधति रॉय ने अपना अधिकांश बचपन कहाँ बिताया? तो केरल में। उनके वर्क से बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो उनका मुख्य विषय है फैमिली, कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इन विच ईयर वॉज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश्ड। तो 1997 में पब्लिश हुआ। व्हाट इज़ द सेकंड नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का दूसरा उपन्यास कौन सा? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इन विच ईयर वाज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पब्लिश्ड। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 2017। विच अरुंधति रॉय बुक डिस्कस द वेव्स ऑन न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। कौन सी अरुंधति रॉय की पुस्तक परमाणु राजनीति पर उनके विचारों को प्रस्तुत करती है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन। What type of work is the algebra of infinite justice? algebra of infinite justice किस प्रकार का कार्य है? Essay collection. Which book by अरुंधति रॉय critiques capitalism? तो अरुंधति रॉय की किस पुस्तक में पूंजीवाद की आलोचना की गई है? तो कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी। अरुंधति रॉय की किस पुस्तक में पूंजीवाद की आलोचना की गई है? तो कैपिटलिज्म की एक घोस्ट स्टोरी। कैपिटलिज्म को उसने एक घोस्ट स्टोरी कहा। मतलब व्हाट इज़ द फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी अबाउट। फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी किस विषय पर आधारित है? इंडियन डेमोक्रेसी एंड सोशल इश्यूज पर। व्हाट डज वॉर टॉक फोकस ऑन। वार टॉक फोकस किस पर है? तो दक्षिण एशिया में सैन्यवाद और राष्ट्रवाद पर। विच वर्क बाय अरुंधति रॉय डिस्कस इन्वायरमेंट इश्यूज एंड बिग डैम्स। जो अरुंधति रॉय की कौन सी कृति में पर्यावरणीय मुद्दे और बड़े बांधों पर चर्चा की गई है? पावर पॉलिटिक्स में। इन विच बुक डज अरुंधति रॉय डिस्कस कश्मीर पॉलिटिकल सिचुएशन। अरुंधति रॉय किस पुस्तक में कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करती है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। विच अवार्ड डिड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस गेट नॉमिनेटेड फॉर इन 2017 में द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो मैन बुकर प्राइज के लिए। विच जेनर बेस्ट डिस्क्राइब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किस शैली में रखा जा सकता है? कथा साहित्य में। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग अबाउट। द कॉस्ट ऑफ लिविंग किस बारे में है? तो भारत में विकास नीतियों की आलोचना। व्हाट इज़ द अरुंधति रॉय पर्सपेक्टिव ऑन डेमोक्रेसी इन फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी। फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी में अरुंधति रॉय का लोकतंत्र पर क्या दृष्टिकोण है? क्रिटिकल ऑफ इट्स फ्लॉज एंड इनजस्टिस। उनके दोष और अन्याय की आलोचना। इन विच लैंग्वेज डज अरुंधति रॉय प्रीडोमिनेटली राइट। अरुंधति रॉय मुख्य रूप से किस भाषा में लिखती हैं? इंग्लिश। विच मेजर थीम्स इन प्रेजेंट इन बोथ ऑफ हर नॉवल। उनके दोनों उपन्यास में कौन सा मुख्य विषय मौजूद है? तो कौन सा है? सोशल इंजस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, यानी कि जो हाशिए पर रखे हुए समुदाय हैं और सामाजिक न्याय। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑन द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस का प्राथमिक फोकस क्या है?
क्रिटिक ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एंड सोशल इश्यूज, अमेरिकी विदेश नीति और सामाजिक मुद्दों की आलोचना। व्हाट मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन डिड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अचीव, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने कौन सी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की? तो बुकर प्राइज। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अरुंधति रॉय टू राइट द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय को द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लिखने में कितना समय लगा? ऑलमोस्ट 20 years. Biography and other works. In which novel does Arundhati Roy explore the story of अंजुम ए ट्रांसजेंडर वुमेन? अरुंधति रॉय ने किस उपन्यास में एक ट्रांसजेंडर महिला अंजुम की कहानी का पता लगाती है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस में। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज्म इज अरुंधति रॉय नोन फॉर हर बिसाइड राइटिंग, लेखन के अलावा अरुंधति रॉय किस प्रकार की सक्रियता के लिए जानी जाती है? इन्वायरमेंटल एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन एक्टिविटीज्म। विच ऑफ अरुंधति रॉयज वर्क रॉय बुक इज रिस्पॉन्स टू द 9/11 अटैक, अरुंधति रॉय की कौन सी पुस्तक 9/11 हमलों के लिए प्रतिक्रिया है? द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। व्हाट इज़ द प्राइमरी सेटिंग्स ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का मुख्य स्थान कहाँ है? ये है आयमेन केरला। हु वाज अरुंधति रॉयज फर्स्ट हस्बैंड, अरुंधति रॉय के पहले पति कौन थे? तो कौन थे? जेराल्ड डा कुन्हा। विच प्राइज डिड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स विन इन 1997 ब्रिंगिंग रॉय इंटरनेशनल फेम, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने 1997 में कौन सा पुरस्कार जीता जिसने रॉय को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई? तो बुकर ऑफ बुकर्स। व्हाट ऑक्यूपेशन डिड अरुंधति रॉय इनिशियली परस्यू बिफोर बिकमिंग ए राइटर, लेखक बनने से पहले अरुंधति रॉय ने कौन सा पेशा अपनाया था? वास्तुकार। विच अरुंधति रॉय वर्क क्रिटिक इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, अरुंधति रॉय का कौन सा कार्य भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है? तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, लिसनिंग टू ग्रास होपर पर मुख्य फोकस क्या है? इंडियन डेमोक्रेसी एंड सोशल इंजस्ट, भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक अन्याय। इन विच सिटी डज अरुंधति रॉय करंटली रिजाइड, अरुंधति रॉय वर्तमान किस शहर में रहती है? नई दिल्ली में। Which theme is explored in both the God of Small Things and Ministry of Utmost Happiness? God of Small Things और The Ministry of Utmost Happiness में किस मुख्य विषय की खोज की है? What style of narration is used in God of Small Things? God of Small Things में किस प्रकार की कथा शैली का प्रयोग किया गया है? नॉन लीनियर नैरेटिव यानी गैर रेखीय कथा। विच अरुंधति रॉय वर्क क्रिटिसाइज्ड ग्लोबल कैपिटलिज्म, तो क्या था? रॉय का कौन सा कार्य वैश्विक पूंजीवाद की आलोचना करता है? कैपिटलिज्म में गो स्टोरी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में एस्था और राइल का क्या संबंध है? जुड़वा। द अलजेब्रा ऑफ इनफिनिट जस्टिस किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 2002 में। व्हाट जेनर डज द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस फॉल अंडर, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किस शैली में लिखा गया? फिक्शन। विच ऐसे बाय अरुंधति रॉय डिस्कस हर पर्सपेक्टिव ऑन डैम्स इन इंडिया, तो अरुंधति रॉय का कौन सा संबंध भारत में बांधों के दृष्टिकोण पर चर्चा करता है? तो कौन सा करता है? द ग्रेटर कॉमन गुड। व्हाट इज द अरुंधति रॉय पर्सपेक्टिव ऑन नेशनलिज्म इन हर ऐसे, अरुंधति रॉय का उनके निबंधों में इस राष्ट्रवाद पर क्या दृष्टिकोण है? क्रिटिक्स ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। What award did Ministry of Utmost Happiness get long listed for? The Ministry of Utmost Happiness किस पुरस्कार के लिए लंबी सूची में था? मैन बुकर पुरस्कार। In which state is the village of
आयमैन द सेटिंग्स ऑफ फॉर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का स्थान आयमैन, ये आयमन किस राज्य में है? केरल में। ये याद रखना, अभी इस जगह का नाम याद रखना है, आयमेनन। विच थीम डज अरुंधति रॉय ऑफन एक्सप्लोर इन हर नॉन फिक्शन वर्क्स। अरुंधति रॉय अपने गैर कथा कार्यों में अक्सर किस विषय की खोज करती है? सोशल जस्टिस। व्हाट डज अरुंधति रॉय एड्रेस इन द एंड ऑफ इमेजिनेशन। द एंड ऑफ इमेजिनेशन में अरुंधति रॉय किस पर चर्चा करती है? तो भारत की परमाणु अधिकार नीति, सॉरी परमाणु हथियार नीति। इमेजिनेशन में परमाणु हथियार नीति, यानी कि अब परमाणु भारत के लिए इमेजिनेशन नहीं रहा, परमाणु बना लिया, ऐसे याद कर लेना ट्रिक से। व्हाट इज़ द प्राइमरी जनरल ऑफ द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनेटिव जस्टिस का मुख्य प्रकार क्या है? निबंध। विच फेमस कैरेक्टर इन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज कंसिडर्ड ए सोशल आउटकास्ट। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में कौन सा प्रसिद्ध पात्र सामाजिक बहिष्कार है? तो वेलुथा। व्हाट डज वॉकिंग विद द कॉमरेड्स फोकस ऑन। तो वॉकिंग विद द कॉमरेड्स का फोकस किस पर है? नेक्स्ट रिलीज मूवमेंट इन इंडिया। विच इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अरुंधति विच इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अरुंधति रॉय एसे ऑन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो किस अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने अरुंधति रॉय का अमेरिकी विदेश नीति पर निबंध प्रकाशित किया? तो द गार्जियन। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स डज अरुंधति रॉय फोकस ऑन। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में अरुंधति रॉय ने किस प्रकार के पात्रों पर ध्यान केंद्रित किया? तो मार्जिनलाइज्ड एंड ओप्रेस्ड इंडिविजुअल्स। व्हाट वाज अरुंधति रॉय स्टैंस ऑन द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट। नर्मदा बांध परियोजना पर अरुंधति रॉय का क्या दृष्टिकोण था? तो द कड़ी विरोधी, यानी स्ट्रांगली अपोज्ड। इन विच ऐसे डज अरुंधति रॉय डिस्कस द प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अरुंधति रॉय किस निबंध में प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण पर चर्चा करती है? तो कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी। इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हु इज राहेल्स ट्विंस ब्रदर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में राहेल का जुड़वा भाई कौन है? एस था। इन विच इमेजिन वाज अरुंधति रॉय फर्स्ट पब्लिश्ड एसे ऑन नर्मदा डैम। किस पत्रिका में अरुंधति रॉय का नर्मदा बांध पर पहला निबंध प्रकाशित हुआ? तो आउटलुक में। विच करप्शन डिड अरुंधति रॉय मदर मैरी रॉय एडवोकेट फॉर। अरुंधति रॉय की माँ मैरी रॉय किस अधिकार के लिए वकालत करती थी? तो वुमेन्स राइट के लिए। तो भाई ये था अरुंधति रॉय। मैं 4 राइटर आपको कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।